जमुआरी नदी आज सूख गई है। जमुआरी नदी को 4 दिन 5 दिन में जीवित किया जा सकता है क्या? वाया नदी को जीवित किया जा सकता है? सवाल ये उठता है कि उन्होंने विगत 15 सालों में क्या किया। आपको जो 5 करोड़ रुपया विधायक निधि में मिलता है उसका कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, किस योजना में खर्च किया है और उस योजना को करने वाले कौन लोग हैं? आप क्यों नहीं उसका फेरिस, उसका लिस्ट लोगों के सामने सार्वजनिक करते हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का बच्चा आकर बिहार में नौकरी करेगा, हरियाणा का बच्चा आकर बिहार में नौकरी करेगा, लेकिन सरायरंजन का बच्चा नौकरी करने के लिए कहाँ जाएगा? जो सबसे ज़्यादा युवा राज्य है, सबसे युवाओं की संख्या जिस राज्य में ज़्यादा है, वहाँ का नेतृत्व सबसे बूढ़ा है। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि जमीन हमारी, संस्था हमारा, तो नौकरी भी हमारे बच्चे करें। सरायरंजन निरंतर पतला होता जा रहा है, सरायरंजन निरंतर बीमार होता जा रहा है। इस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं माननीय मंत्री? माननीय विधायक का कार्य कहीं सही नहीं है। जब मैं विद्यापति नगर में था तो उन्होंने कहा कि सरायरंजन में विकास हुआ है। जब आप सरायरंजन में आए हैं तो कह रहे हैं कि सरायरंजन में नहीं, सुभाष चौक में विकास हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं विधायक सुभाष चौक का हूँ, मैं सरायरंजन विधानसभा का विधायक नहीं। इस बात का लिपापोती किया जा सकता है कि करीब 1000 करोड़ का टेंडर था मेडिकल कॉलेज बनने के लिए और वो उत्तर प्रदेश के एक सरकारी संस्थान को दिया गया था, जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट करके उनके रिश्तेदार को दिया गया। क्या इस तथ्य को बदला जा सकता है? आपके अनुसार पूरे बिहार के युवा के डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने का श्रेय विजय चौधरी जी को जाता है? बिल्कुल जाता है, इसमें कहने की क्या बात है। ऐसा भी हुआ है सरायरंजन विधानसभा में कि जहां गैर मजरूआ जमीन उपलब्ध है उसको छोड़कर किसी एक खास व्यक्ति के 13 करोड़ और 15 करोड़ रुपया में जमीन अधिग्रहण किया गया है। सरायरंजन बचाओ यात्रा का आज चौथा दिन है, कैसा अनुभव रहा सर? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो नया नया अनुभव हो रहा है। समस्याओं का भी अंबार बढ़ता चला जा रहा है और इसके अलावा नया अनुभव हो रहा है। जैसे कल एक ऐसे फार्म हाउस पर गए जहाँ चंदन की खेती हो रही थी, चंदन का पौधा लगा हुआ था, देशी गाय था, सेब की खेती हो रही थी। जो सेब कहा जाता है पहाड़ों में होता है, अपने सरायरंजन में काफ़ी शानदार वो अनुभव था। इसके अलावा एक घर पर गए तो वहाँ करीब 9.5 किलो का रामायण था, रामायण की किताब थी और उनका कहना था कि जो भी व्यक्ति एक हाथ से उठा लेगा उसको हम फ्री दे देंगे। और वो काफ़ी पुरानी रामायण थी, वो गीता प्रेस चंडीगढ़ से प्रकाशित था। तो वो भी बहुत शानदार अनुभव रहा और इस तरह से कई अनुभव हैं। जो सर आज किन किन पंचायत में भ्रमण हो चुका और उनकी मुख्य समस्याएं क्या मालूम चला? सर हरपुर बढ़ता का थोड़ा सा अंश भाग, भगवतपुर पूरा और किशनपुर यूसुफ का अंश भाग, ये आज कंप्लीट हम लोगों ने किया है। और करीब 20 किलोमीटर 20.2 किलोमीटर करीब हम लोग चले हैं। आज रहा, आज मौसम काफ़ी मेहरबान रहा और बारिश, हल्की बारिश हुई, काफ़ी अच्छा रहा। आज थकावट कम हुई है। सर ये जनता का आरोप है कि विजय बाबू खास करके ब्राह्मण समाज के यहाँ ज़्यादातर रुकते हैं और दलित पिछड़े समाज के यहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं। ये मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ है। मैं सबसे पहले कहूँगा कि उनके नाम को करेक्ट किया जाए। उनका नाम विजय कुमार चौधरी है। सबसे पहले इस चीज़ को रेखांकित कर लिया जाए कि उनका नाम विजय कुमार चौधरी है। और यह कहना कि जो वो सिर्फ ब्राह्मण के यहाँ रुकते हैं, ये तो गलत है। मैं निश्चित तौर पे वो जो गलत कर रहे हैं उनकी मुखालफत करता हूँ। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि वो गलत हैं। उनको ये कहिए आप कि हाँ कुछ मुख्य लोगों के यहाँ रुकते हैं, वो सभी ब्राह्मणों के यहाँ कहाँ रुकते हैं? जो गरीब लोग हैं उनके यहाँ कहाँ रुकते हैं? किसी गरीब के यहाँ नहीं रुकते हैं। आप बता दीजिए। अभी मैं आया हूँ इस पंचायत में तो खालिसपुर गांव था, वहाँ मुझे एक परिवार मिला जिन्होंने कहा कि भाई मेरी माताजी का देहांत हो गया था और कई बार मैंने फ़ोन किया लेकिन वो नहीं आए। तो यह कहना कि जो वो किसी एक खास समुदाय के यहाँ आते हैं, ये गलत होगा। आप उस समुदाय में जोड़ दीजिए किसी एक खास वर्ग के यहाँ आते हैं जो पूंजीपति है, जो पैसे वाले हैं, उनके यहाँ जाते हैं। जो गरीब है, जो समाज के हाशिए पर धकेले हुए व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो नहीं जाते हैं। ये तो शुरू से मैं कह रहा हूँ। आप दलित पिछड़े के मुद्दे को जोरों से उठा रहे हैं, दलित पिछड़ा समाज आपको बड़ी निगाहें से देख रहे हैं, क्या यह निगाहें भविष्य में रंग लाएगी? अच्छा ये बताइए, रंग लाई या नहीं लाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप बताइए कि आज जो अगर रोज़गार की मैं बात कर रहा हूँ कि बिहार सरकार रोज़गार के लिए समान अवसर सभी के लिए खोले, या जो मैं कह रहा हूँ कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होना चाहिए, या अगर मैं कह रहा हूँ कि स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं उसमें स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो इसमें किसी एक जाति को फ़ायदा होगा, किसी एक वर्ग को फ़ायदा होगा या पूरे समाज का फ़ायदा होगा? पूरे समाज का फ़ायदा होगा।
लेकिन सवाल ये उठता है और माननीय विधायक से ये पूछा जाना चाहिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति क्यों नहीं लागू होता है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश का बच्चा आकर बिहार में नौकरी करेगा, हरियाणा का बच्चा आकर बिहार में नौकरी करेगा, लेकिन सरायरंजन का बच्चा नौकरी करने के लिए कहाँ जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए, इसका जवाब कौन देगा? और सवाल ये बड़ा खतरनाक है। आज आप देख लीजिए कि बिहार पूरे देश में सबसे युवा राज्य है, युवाओं की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में है। और ऐसे में बिहार के लोगों को अगर बिहार की नौकरी में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, आरक्षण नहीं मिलता है, तो कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र जाता है उसको मार लगती है, राजस्थान जाता है मारा जाता है, असम जाता है मार खाता है, तो कहाँ नौकरी के लिए जाएगा? अभी जो कुछ दिनों पहले अग्निवीर लॉन्च किया गया, सवाल है कि जो अग्निवीर लॉन्च किया गया और जो पहले से लोग सेना की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए क्या कोई आरक्षण दिया गया, कोई रिजर्वेशन दिया गया या उनके हिस्से की कोई बात की गई? तो प्रश्न उठता है कि जो सबसे ज़्यादा युवा राज्य है, सबसे युवाओं की संख्या जिस राज्य में ज़्यादा है, वहाँ का नेतृत्व सबसे बूढ़ा है, वहाँ का नेतृत्व सबसे बूढ़ा है, तो युवाओं के साथ कैसे इंसाफ कर सकता है? और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि ज़मीन हमारी, संस्था हमारा, तो नौकरी भी हमारे बच्चे करेंगे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और इस पर कार्य होना चाहिए कि नौकरी स्थानीय लोगों को होना चाहिए। पहले रिजर्वेशन स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, तब बाहरी लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सर, इन समस्याओं से निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति क्या रहेगी, अभी हम जिस यात्रा पर हैं वो हम यथार्थ समझ रहे हैं, यथार्थ जान रहे हैं। लोगों की जो समस्या है, आज भी कई युवा मिले हैं और इस बात को उठाया है, मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूं। और किस समस्या को सुलझाने का क्या विज़न होगा, इसके बाद हमारी संवाद यात्रा जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, हम उस बात को रखेंगे। और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, बहुत ही आसान है इस समस्या का समाधान करना, तो उसका किया जाएगा। सर, क्या लगता है कि ये सियासी हवा की रुख सरारंजन की बदल गई है या नहीं? देखिए, बिल्कुल बदला हुआ है। आप जो जन समर्थन देख रहे हैं, तो ये तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि लोग बदलाव के पक्ष में हैं और लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं और हर परिस्थिति में सरारंजन बदलेगा। सर, आज सरारंजन में एक घटना हुआ जिसमें 3 टीचर्स स्पॉट मारे गए और बहुत सारे लोग का कहना है कि टीचर्स का जो टाइम फिक्स है ऑनलाइन, कि अगर उस टाइम से लेट हुआ तो उनकी हाजिरी कट जाएगी, कहीं ना कहीं उसका ये नुकसानदेह है। ये काफ़ी मतलब मैं जो परिवार इससे पीड़ित है, मैं उन सब के साथ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृत आत्माओं को शांति दें। और दुर्भाग्य से उसमें मेरे एक रिलेटिव भी थे जिनकी मौत हुई है, लेकिन चूँकि मैं पदयात्रा में हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ पाया। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जो सरकार की नीति है ट्रांसफ़र की, वो भी गलत है। अगर आपको ट्रांसफ़र देना है तो आप 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के रेडियस में दीजिए कि कोई महिला है पैदल भी जा सकती है, कोई पुरुष है पैदल भी जा सकता है। लेकिन आप 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र देते हैं, तो आपको एक बार उनके नज़रिए से भी सोचना चाहिए। अगर आज जो कल्याणपुर बस्ती की जो मेरे रिलेटिव हैं या और भी लोग हैं और सरारंजन निरंतर पतला होता जा रहा है, सरारंजन निरंतर बीमार होता जा रहा है, इस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं माननीय मंत्री? क्या सर, जब विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों पर सीबिया की शिकंजा कसा, तब आरजेडी और जदयू के बीच तकरारें बढ़ने लगा? अरे आप तो मीडिया बंधु हैं, आप लोग से पूछते हैं कि जाके माननीय मंत्री से पूछिए ना कि छापा पड़ा था, उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, वो हम तो जानते भी नहीं, पब्लिक डोमेन में आया नहीं, इस पर हम क्या कर सकते हैं? सर, मीडिया उनसे सवाल नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत सारे आपके यहाँ जो मीडिया आती है उन्हें भी दबाया जाता है कि अगर तुम आए तो जेल भेज दिए जाओगे, जिस कारण 2-3 मीडिया बंधु ने आपके यहाँ आना भी छोड़ दिया है। अब ठीक है, जो नहीं आते हैं उनकी खुशी और जो आते हैं उनकी खुशी। और आप सब लोगों से उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। जिस तरह से मैं ओपन टॉक करता हूँ, उनको कहीं ओपन टॉक करने के लिए मैं जैसे खुलेआम हर रोज़ कहता हूँ कि शाम को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस मीडिया बंधु को आना है, जो सवाल पूछना है खुलकर पूछिए। उनसे कभी पूछ कर देखिए, खुलकर आपको बता दे तो कहिए। तो उनसे पूछिए जमुआरी नदी क्यों सूख गई, उनसे पूछिए कि वाया नदी क्यों सूख गई, उनसे पूछिए कि सरारंजन के युवाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिए, क्यों नहीं रोजगार दिए, उनसे पूछ कर देखिए आप।
यहाँ का इस पंचायत के सर जो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं उन बच्चों का कहना है कि यहाँ पे हमारे नौकरी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे पुस्तकालय भवन नहीं बनाया है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा हर एक पंचायत में सरकार पुस्तकालय का निर्माण करवा रहा है। देखिए एक ही बताते हैं, जो रूटीन वर्क है उससे इतर बात होनी चाहिए कि जब ये कहते हैं कि हम सरायरंजन को हम पेरिस बना दिए हैं, हम सरायरंजन को स्वर्ग बना दिए हैं, वो कहते हैं कि सरायरंजन के लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी हम ही दे रहे हैं, वो कहते हैं सरायरंजन में जो NH बना है वो भी हम ही बना दिए हैं, सरायरंजन में जो रेलवे, जब आप कहते हैं कि कार्य कहाँ अच्छा देखा गया है और जब मैं कहता हूँ कहीं भी नहीं, तो आप इसको किसी ग्राम पंचायत से मत जोड़िए या किसी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से नहीं जोड़िए, ये सीधे विधायक के से जोड़िए और विधायक के कार्यकलाप की मैं समीक्षा कर रहा होता हूँ, विधायक के कार्यकलाप पर मैं टिप्पणी कर रहा होता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि माननीय विधायक का कार्य कहीं सही नहीं है। जब मैं विद्यापति नगर में था तो उन्होंने कहा कि सरायरंजन में विकास हुआ है, जब आप सरायरंजन में आए हैं तो कह रहे हैं कि सरायरंजन में नहीं सुभाष चौक में विकास हुआ है। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं विधायक सुभाष चौक का हूँ, मैं सरायरंजन विधानसभा का विधायक नहीं हूँ। तो अब सुभाष चौक मेरे से 8-10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर पर है, तो 5-7 किलोमीटर 3-4 दिन में जब यात्रा होगी तो सुभाष चौक पर मैं जाकर उन विकास के खोखले दावों की पोल खोलूँगा कि कहाँ विकास और कैसे विकास हुआ है। उससे पहले अगर उसको लिपापोती कर दिया गया तो क्या लिपापोती किया जाएगा? इस बात का लिपापोती किया जा सकता है कि करीब 1000 करोड़ का टेंडर था मेडिकल कॉलेज बनने के लिए और वो उत्तर प्रदेश के एक सरकारी संस्थान को दिया गया था, जिसको पेटी कॉन्ट्रैक्ट करके उनके रिश्तेदार को दिया गया। क्या इस तथ्य को बदला जा सकता है? सर क्या जमुआरी नदी आज सूख गई है, जमुआरी नदी को 4 दिन 5 दिन में जीवित किया जा सकता है? क्या वाया नदी को जीवित किया जा सकता है? सवाल ये उठता है कि उन्होंने विगत 15 सालों में क्या किया। वो क्यों नहीं जनता के बीच में आते हैं अपना लेके कि मैंने 15 साल में ये किया है। वो कहते हैं सड़क बना, वो कहते हैं बिजली दिए, वो कहते हैं कि हम पानी दिए। अरे भाई आपने दिया या पूरे बिहार में हुआ, पूरे भारत में हुआ? आपने क्या किया ये बताइए ना। आपके पास 5 करोड़ रुपए का फंड आता है, उन 5 करोड़ रुपया में आपने किस ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया है, इसका ब्यौरा लोगों को दीजिए कि आपको जो 5 करोड़ रुपया विधायक निधि में मिलता है उसका कहाँ कहाँ आपने खर्च किया है, किस योजना में खर्च किया है और उस योजना को करने वाले कौन लोग हैं। आप क्यों नहीं उसका फेरिस, उसका लिस्ट लोगों के सामने सार्वजनिक करते हैं? कुणाल जी, आप कल रात को महादलित बस्ती में रुके हुए थे, वहाँ की स्थिति पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए वहाँ की स्थिति दयनीय थी और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई एक महादलित बस्ती की नहीं, तमाम जगह पर जो अनुसूचित जाति की बस्ती है उसका हाल बेहाल है, बेहद ख़राब है, ख़तरनाक है। वहाँ न सड़क है न पानी है, लेकिन स्मार्ट मीटर आपको दिख जाएगा। झोपड़ी का घर है, इकड़ी का टाटी है और उसी में आपको स्मार्ट मीटर लग जाएगा। ये कितना त्रासदी जन्य है, पता नहीं स्मार्ट मीटर ठोकने वाले को और स्मार्ट मीटर लगवाने वाले को दोनों के आंखों में शर्म है या नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब जिसके पास घर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, वो स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने के लिए चौक पर जाता है और कमीशन दे के वो स्मार्ट मीटर रिचार्ज कराता है गूगल पे से या पे फोन से। इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकती है? वहाँ एक लौता स्कूल था जिसको बंद कर दिया गया और उस स्कूल को करीब 2 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, सड़क के उस पार कर दिया गया है। अब बच्चे वहाँ कैसे जाएंगे? जिस समय ये किया गया करीब 80 बच्चे उस स्कूल में एनरोल थे। अब उस स्कूल को बंद करके वहाँ से हटा दिया गया है। अगर सरकार के पास भूमि नहीं थी तो सरकार को भूमि अधिग्रहण करना चाहिए। सरकार के पास अगर कहीं स्कूल बनाने के लिए ज़मीन नहीं है तो भूमि अधिग्रहण करना चाहिए। सरकार के पास भी तो ऐसे ही बहुत पैसा है। जब मैं जाऊंगा सरायरंजन में तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार के पास ज़मीन उपलब्ध रहती है, सस्ती ज़मीन, और उसको छोड़ के वो मांगी ज़मीन 15 करोड़ रुपया में अधिग्रहण करती है। ऐसा भी हुआ है सरायरंजन विधानसभा में कि जहाँ गैर मजरूआ ज़मीन उपलब्ध है उसको छोड़कर किसी एक खास व्यक्ति के 13 करोड़ और 15 करोड़ रुपया में ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। तो जब सरकार के पास इतना पैसा है ही कि सरकार की ज़मीन रहते हुए 15 करोड़ रुपया में अधिग्रहण करे, तो फिर मैं जिस ग्राम पंचायत में बैठा हुआ हूँ किशनपुर यूसुफ में, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, यहाँ युवाओं को दौड़ने के लिए मैदान नहीं है कि अभी होमगार्ड का बहाली चल रहा है, बच्चा कहाँ दौड़ने के लिए जाएगा। तो क्यों नहीं सरकार ज़मीन अधिग्रहण करके मैदान बना देती है? ऐसा क्यों नहीं करती है? वहाँ पर लोगों के द्वारा बताया जाता है कि सरायरंजन में तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन सरायरंजन के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। इस पर क्या कहेंगे? वही तो मैं कह ही रहा हूँ, कहाँ रोजगार मिला है। और सदन में खड़े होकर वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। इन्होंने ही कहा खड़े होकर,
इनको जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं लागू होगा। झारखंड में लागू होगा, बिहार में क्यों नहीं लागू होगा। और मैं आपको ये बात भी कहना चाहूँगा कि उनसे पूछिए कि नरघोगी में जो बना इंजीनियरिंग कॉलेज या नरघोगी में बना मेडिकल कॉलेज कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिए हैं बिना पैसा का, ये बात पूछिए उनसे। जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हुई है उसमें भी 30,000 रुपया से लेकर 2 लाख रुपया का घूस लिया गया है। इसमें भी ऐसे बताया 50 गया है आवेदन कि है। लोगों के द्वारा बताया गया है कि सरारंजन के युवाओं को रोजगार न देकर दूसरे विधानसभा के जो बगल में सटे हुए हैं उजियारपुर से या दलसी से, उनका जो स्थानीय घर है केवटा, वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया गया है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। बाहरी लोगों को, वो इसलिए कि अगर स्थानीय लोगों को लिया जाएगा तो उससे पैसा अगर लिया जाएगा तो क्षेत्र में बवाल हो जाएगा कि भाई पैसा लिया गया है। इसलिए बाहरी लोगों से को रोजगार दिया जाता है कि उससे पैसा के लेन देन में भंडाफोड़ नहीं हो। क्या सरारंजन के युवा में टैलेंट नहीं है जो बाहरी लोगों को जो यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है? अब यही तो माननीय कह रहे हैं, माननीय तो यही कह रहे हैं कि सरारंजन के लोग बच्चों में टैलेंट नहीं है। ये तो बिल्कुल कह रहे हैं। सर, आपके अनुसार पूरे बिहार के युवा के डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने का श्रेय विजय चौधरी जी को जाता है? बिल्कुल जाता है। इसमें कहने की क्या बात है? इसमें कहने की क्या बात है? इसमें 2 बात है। या तो विजय कुमार चौधरी कहना छोड़ दें कि हम नंबर 2 हैं, हम मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल हैं, और नहीं अगर पावरफुल हैं तो इस बात को करवाएं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवाएं। सर अभी सर आपके पास किशनपुर गांव में, जहां पे बैठे हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय किशनपुर गांव में 2 युवा साथी मिले और आपसे बात किए, वो अपनी समस्याएं रखे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2 युवा साथी नहीं, ढेर सारे लोग मिले हैं, एक जगह मिले। वो जो राजनीतिक दल अभी सत्ताधारी दल हैं उनके कार्यकर्ता थे। वो बोले कि भाई आप विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और प्रखर विरोध कीजिए। हम आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, बोले भाई आप जदयू के हैं और आप कह रहे हैं कि प्रखर विरोध कीजिए, क्यों? ऐसा क्यों कह रहे थे सर? हाँ, तो वही हम पूछे कि भाई आप जदयू के हैं और कह रहे हैं कि प्रखर विरोध कीजिए, क्यों? तो आप जब प्रखर विरोध कीजिएगा तो हम लोग का पूछ बढ़ जाएगा। अब सोच के देखिए, जो सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता हैं वो हमारे यहाँ पैरवी कर रहे हैं कि आप ज़बरदस्त विरोध कीजिए, आप जब विरोध कीजिएगा तभी हमारा पूछ बढ़ेगा, नहीं तो मेरा पूछ नहीं बढ़ेगा। ये तो हालात है। और यहाँ युवा का सुनता कौन है? युवाओं को ज़बरदस्ती बुलाकर और गले में गमछा ओढ़ा देना है और सोचते हैं कि गमछा ओढ़ा दिए अभी हमारा वोटर हो गया। तो यहाँ युवा को पूछता कौन है, बताइए ना। सरारंजन में माननीय को जवाब देना चाहिए कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी में मदद करवा दिए। वो काहे नहीं इस बात का जवाब देते हैं कि किशनपुर यूसुफ से हम 30 बच्चे को नौकरी लगवा दिए। उनके तो रिश्तेदार कहाँ से कहाँ कितना कंपनी और फैक्ट्री खोले हुए हैं। काहे नहीं सरारंजन में एक कंपनी फैक्ट्री खोल देते हैं जो 50 गाँव का बच्चा का नौकरी लग जाएगा? कहाँ वो काम किए हैं? तो उनका बस एक ही काम है कि बरगलाते हैं, इधर उधर करके वो बरगलाते हैं। मेन जो मुद्दा का फोकस है उस पर वो नहीं आते हैं। कुणाल जी, अगर आप विधायक बनते हैं तो सरारंजन में क्या रोजगार के अवसर मिलेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई विधायक बन जाए, मैं बनूं या कोई बने, वो दिन को रात नहीं कर सकता है, सरारंजन को एक दिन में स्वर्ग नहीं बना सकता है। लेकिन सरारंजन की आवाज़ को विधानसभा में उठा सकता है ना। वो इस बात के लिए तो उठाया जा सकता था कि नरगोगी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो कम से कम जो जॉब है उसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए, आप आरक्षण दीजिए। अगर इस ऑन डॉक्यूमेंट्स आरक्षण नहीं हो सकता है तो ऑफ द रिकॉर्ड तो इसके लिए काम किया जा सकता था और हर ग्राम पंचायत से 2, 4, 5 लोगों को चुन के उसको नौकरी पर लगवाया जा सकता था। अगर 5 लोगों को लगवा दिया जाता तो 5 परिवार तो बढ़ जाता। काहे नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? तो क्या लगता है कि सरारंजन के युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है ही भाई? इसमें कहा क्या जा रहा है? आप ही बात देख लीजिए, माननीय का जहाँ घर है वहाँ की स्थिति जाकर देख लीजिए और सरारंजन के लोगों का स्थिति जाकर देख लीजिए। और घूम फिर के कहिए तो कहते हैं कि जो हम मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। अरे भाई आप लिखित में हमको दीजिए ना कि आप मेडिकल कॉलेज बना दिए, मुंह से क्यों बोल रहे हैं? वो फोकस है मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग। अब पिछले साल भी उसका उद्घाटन करवा दिए थे मुख्यमंत्री को बुलवा के, चुनाव से पहले, चुनावी फायदा लेने के लिए। तो सवाल ये है कि पहले मंत्री जी लिखित में काहे नहीं कहते हैं कि हम बनवा दिए नरगोगी मेडिकल कॉलेज? नित्यानंद राय कहते हैं हम बनवा दिए, तेज प्रताप यादव जी कहते हैं हम बनवा दिए मेडिकल कॉलेज। और नरगोगी वाला बेचारा दिया जमीन, वो कह रहा है हम, और जितना किसान है उसका जमीन चला गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं। काहे ने उनको उसके बच्चे को रोजगार लगवा दिए?
कुणाल जी, आपके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। आज आपके घर के पास विजय चौधरी की टीम द्वारा जाकर हो हंगामा किया गया है। जी, ये भागवतपुर में थे तो हमारे एक कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज किया गया, और उसके बाद आज नहीं कल माननीय मंत्री जी अपने काफिला के साथ हमारे यहाँ हमारे गार्जियन हैं चंद्रकांत झा, उनका इंतकाल हो गया था, उसी में गए थे। मेरे घर के बगल से रास्ता है, तो इनका जब जा रहा था तो ये स्वयं बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, और मेरे घर के आगे में वो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर वो सब किया गया, हो हल्ला किया गया। तो ठीक है, इस सब से डरने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जो अगर विजय कुमार चौधरी की माँ ने गेहूं का रोटी खा के उनको पैदा किया है, तो मेरी माँ ने भी गेहूं का रोटी खा के ही पैदा किया है। तो हम